आज हमारा कौन सा दिन है? थर्ड डे। तो पहले वाले 2 दिन जो करा, किस गम में हो? नींद आ रही है? मेरी क्लास के बाद तो ये तो बढ़ जाएगी ये बीमारी तो। तेरा जोश वोश जगह, नींद आ रही है। ऐसे कैसे चलेगा? ये फैन ऑन कर देना। चलो आज के क्या क्या टास्क थे? वो कैब नंबर 3 थे, उसके 10 वर्ड्स थे, करें? मैंने आज जल्दी भेज दिए थे सुबह। अभी नहीं करें? कब करोगे? दिन खत्म होने वाला है, रात को करके सेल्फी भी डालनी है। हाँ, और क्या था उसके अलावा? माइंड्स थी, करी है कुछ याद? लिखी लिखी हैं, बाकी किसी ने करी हो अभी तक? लिखा नहीं है, उसको कर लिया करो। आई पोस्ट इट इन द मॉर्निंग ओनली, जो सेकेंडरी टास्क होंगे, ठीक है? और जो प्राइमरी होगा वो मैं क्लास के बाद पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? जिसको किसी भी लेक्चर में कोई भी वो लगे, उसको एक बार ना फटाफट 2x की स्पीड पे करके उसको फटाफट देख लेना, ठीक है? आज का चैप्टर शुरू करते हैं। टुडेज आवर चैप्टर इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। कौन सा है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब जो ये वर्ड है जियो वर्ड, व्हाट डज इट सिग्निफाई? ये किसको सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज द अर्थ। किस चीज को सिग्निफाई करता है? एक्टिव हो जाओ थोड़े से, ठीक है? हमारी जो अर्थ है वो कब फॉर्म हुई थी? जो प्रेजेंट स्टेटस में है, ये कब फॉर्म हुई थी? व्हेन डिड आवर अर्थ फॉर्मेशन स्टार्ट? कितने साल पहले? बिलियंस ऑफ ईयर। कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स? 4 आगे, वेरी गुड, बोला तो है। 4.6 बिलियन ईयर्स। एंड यूनिवर्स, यूनिवर्स जब बिग बैंग से पूरे यूनिवर्स फॉर्मेशन जो शुरू होती है तो वो कब हुआ था? इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 13.4 बिलियन ईयर्स। दोनों अप्रोक्सीमेट्स, ठीक है? तो जब से हमारी अर्थ जो है वो फॉर्म हुई है, उसके बाद से अर्थ सेम तो नहीं है, इट हैज चेंज नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है? जितनी भी जनजातियां, जो भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे आए हैं, वो काफी बार तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कितने मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं आज तक? 5। हाउ मेनी? 5। 6 होगा, ठीक है? 5 मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं। ये भी हमारे करिकुलम का पार्ट है, टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस मास एक्सटिंक्शंस, ठीक है? तो अर्थ जो है वो इतने सालों में काफी चेंज हुई है। तो दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट दिस मॉर्फिक वर्ड स्टैंड्स फॉर चेंज, एंड दैट टू चेंज इन फॉर्म। किस चीज में? चेंज इन फॉर्म। तो अर्थ के जो फॉर्म है, जो उसकी शेप है, उसमें जो भी चीजें हैं, उनमें जो चेंजेस हुए हैं, उन प्रोसेसेस के बारे में जो डिस्कशन होगी वो इस चैप्टर में होगी। फाइन, देखते हैं। सबसे पहला है द अर्थ सरफेस इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्टेड। जिस भी स्लाइड में जो भी लिखा है, ठीक है, उसके 2 फायदे हैं, ठीक है? नंबर 1 इज, एक बार स्लाइड को देखने के बाद फर्स्ट या सेकंड बार में तुम्हें ये समझ में आ जाएगा उस पर्टिकुलर स्लाइड में है क्या। तो जब रिवाइज करो ना, तो उसको बस 1 सेकंड के लिए देखा एंड मूव फॉरवर्ड। मल्टीपल टाइम्स देखनी है उस स्लाइड, एक चीज। सेकंड, 1 या 2 बार तो इन सारी स्लाइड्स को रीड करना ही करना है। इससे जो आपकी रीडिंग जो पॉइंट है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? और मैं नहीं चाहता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको करने में हम क्या करते हैं, हमारी जो कॉम्प्रीहेंशन होता है, रीडिंग होता है, जो सब्जेक्टिव मैटर होता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो उसको कम मत होने देना, साथ साथ चीजों को रीड भी करना। तो अर्थ का जो सरफेस है, इट इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस। बाहर से जो उसके फोर्सेस लग रहे हैं, इंड्यूस्ड बेसिकली बाय द एनर्जी, एंड द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम सनलाइट, ठीक है? एक तो हमारी अर्थ के अंदर एनर्जी प्रेजेंट है, हीट जो प्रेजेंट है, और दूसरी एनर्जी कहां से आती है? सन से आती है, ठीक है? उसके बाद 2 टाइप के फोर्सेस हैं। अभी फोर्सेस की वजह से अर्थ चेंज हो रही है। फोर्सेस कितने टाइप के हैं? देयर आर 2 टाइप्स। एक तो है कौन से? एक्सटर्नल फोर्सेस, नंबर 1।
एक्सटर्नल फोर्सेस आर आल्सो नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। कौन से हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस। यूज द मसल्स। ठीक है। सेकंड जो फोर्सेस हैं दे आर द इंटरनल फोर्सेस एंड दे आर आल्सो नोन एज द एंडोजेनिक। एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड। तो इसी स्लाइड में बस यही है कि जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज होने लग रहा है, दो प्रकार की फोर्सेस से चेंज होता है। कौन कौन सा? एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। ठीक है, ये वाला हमें समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद देखते हैं द एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट इन। अब जो एक्सोजेनिक फोर्स लग रहा है ना, जब भी फोर्स लगेगा उसका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। तो जब भी फोर्स लगेगा, एक्सोजेनिक अगर फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से देयर विल बी वियरिंग डाउन। देयर विल बी वियरिंग डाउन, यानी वियरिंग डाउन मतलब ब्रेक डाउन होना, डिग्रेड होना। जैसे पहाड़ है, हवा चल रही है, नदी चल रही है, तो उसको ब्रेक डाउन करने लग रही है। तो ये जो पानी है और हवा है, ये किस में आएगा? एक्सोजेनिक फोर्स में आएगा। उसके बाद एंड फिलिंग अप, यानी फिलिंग अप क्या होता है? एग्रेडेशन। तो वियरिंग डाउन को क्या बोलेंगे? डिग्रेडेशन। फिलिंग अप को क्या बोलेंगे? एग्रेडेशन। कोई भी माउंटेन या हिल वगैरह है, इसके ऊपर विंड और वाटर के एक्शन की वजह से ये ब्रेक डाउन होगा, यस और नो? जहां पर वैली होंगी वहां पर ये रिवर्स के थ्रू क्या होगा? फिलअप होगा। ये वाला प्रोसेस कौन सा है? एग्रेडेशन। ये वाला प्रोसेस कौन सा है? डिग्रेडेशन। ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ठीक है, ये डायग्राम वगैरह देख लेना। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं उसके बाद आते हैं हम वेरिएशंस रिमेन एज लॉन्ग एज द अपोजिंग एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यू। एक्सोजेनिक फोर्सेस कहां काम कर रहे हैं? बाहर या अंदर? बाहर काम कर रहे हैं, यानी कि आउटसाइड में काम कर रहे हैं। एंडोजेनिक किस में काम कर रहे हैं? इनसाइड में काम कर रहे हैं। तो एक बाहर से उसको ब्रेक डाउन और लेवल अप करने लग रहा है, दूसरा उसको अंदर से ऊपर लाने लग रहा है। तो जब तक ये क्या कर रहे हैं? अपोजिट काम करने लग रहे हैं, तो क्या रहती हैं चीजें? बैलेंस्ड आउट रहती हैं। ठीक है। उसके बाद इन जनरल टर्म्स की अगर हम बात करें, द एंडोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। अब एंडोजेनिक का कोई एक एग्जांपल दे सकते हो? वोल्केनिज्म क्या है? एंडोजेनिक फोर्स है, अंदर से लावा आ रहा है, मैग्मा आ रहा है, और वो अर्थ की नई क्रस्ट बनाता है। ठीक है, उस क्रस्ट को एक्सोजेनिक फोर्सेस ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपल। ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस को हम लैंड बिल्डिंग फोर्सेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को हम बोल सकते हैं लैंड वियरिंग फोर्सेस। लैंड वियरिंग का मतलब क्या था? लैंड ब्रेकडाउन। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की। ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। द एंडोजेनिक एंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये क्या कोज करते हैं? दे कोज फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन। फिजिकल स्ट्रेस तो समझ में आता है, ग्रेविटी काम करने लग रही है इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर वाटर आ गया कहीं से, तो वो ठंड में वाटर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वापस से फिर वो एक्सपेंड करेगा। तो वो भी अपने अंदर से स्ट्रेस लगाने लग रहा है, यस और नो? ठीक है। अगर यहां पर वाटर है और बाहर CO2 प्रेजेंट है, तो CO2 इस वाटर के साथ मिल सकता है एयर में? एयर की CO2 वाटर के साथ मिल सकता है, वीक कार्बोनिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा? वीक कार्बोनिक एसिड। अब वो कार्बोनिक एसिड क्या इस रॉक के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा? करेगा नहीं करेगा? तो केमिकल एक्शंस भी हो रहे हैं और फिजिकल स्ट्रेस भी हो रहे हैं। ठीक है। किस पर? ऑन अर्थ मटेरियल्स। इसकी वजह से देयर आर चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन, यानी द फॉर्म और द सेटिंग ऑफ द अर्थ, एंड दीज आर नोन एज द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में एंडोजेनिक आगे और एक्सोजेनिक आगे, फिजिकल स्ट्रेस आगे और केमिकल एक्शंस आगे, जिसकी वजह से क्या होता है? किस में चेंज आता है? कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो सेटिंग है उसमें चेंज आता है। और इन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। क्लियर है नाम? आगे बढ़े।
ठीक है, अब देखते हैं। एक है डायस्ट्रोफिज्म, ये नाम याद रखना, और दूसरा है वोल्केनिज्म और एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस दो टाइप के हो सकते हैं, एंडोजेनिक भी हो सकता है और दूसरा कौन सा है, एक्सोजेनिक भी हो सकता है। एंडोजेनिक की बात करें डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक की अगर हम बात करें वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ये चारों मिलकर क्या बनाएंगे, क्या मिलाएंगे, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग मतलब एक वर्ड में बताओ, ब्रेक डाउन। मास वेस्टिंग, एक मास वेस्ट, वेस्ट तो मतलब टूटना ही हो गया, मास मतलब लार्ज लैंड मास। जैसे लैंडस्लाइड है, क्या है, लैंडस्लाइड किसका एग्जांपल है, मास वेस्टिंग का। ठीक है, उसके बाद इरोजन होने लग रहा है। इरोजन का मतलब क्या है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो सेडिमेंट्स टूट के पहाड़ के हैं वो बाद में नीचे वैलीज में चले जाएंगे, तो दिस विल बी नोन एज इरोजन, और बाद में जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो एंडोजेनिक कितने टाइप के हैं, कौन कौन से, डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। एक्सोजेनिक कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, 3 और 4। डिपोजिशन को ज्यादातर हम लेते नहीं है, क्योंकि डिपोजिशन को हम मानते हैं कि द डिपोजिशन इज द रिजल्ट ऑफ इरोजन। इरोजन अगर हुआ है तो क्या होगा, डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगा, वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन एंड डिपोजिशन, ये एक साथ बोला जाएगा। तो 3 हो गए, 2 इसके हो गए और 3 इसके हो गए। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट क्या है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स। अब ये जो काम चल रहा है ये कोई तो कर रहा होगा, कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, तो ये कौन कर रहा होगा, दिस इज बीइंग डन बाय, नंबर 1 दिस इज बीइंग डन बाय वाटर, दिस इज बीइंग डन बाय winds, this is done by the ice, or we can say that ice की रिवर को क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। ये भी माउंटेन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये भी सब तोड़ रहे हैं, विंड भी अपना काम करती है। तो दीज विल बी नोन एज द जियोमॉर्फिक एजेंट्स। जियोमॉर्फिक एजेंट्स जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस करते हैं जो 2 टाइप के होते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक 2 टाइप के होते हैं, डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। कई बार इसमें अर्थक्वेक भी इंक्लूड करा जा सकता है, क्योंकि वो भी इनसाइड से निकलते हैं। कल बात करी थी परसों। अब लैंडस्लाइड वाला किस में आ जाएगा, एक्सोजेनिक में। अंदर जो एनर्जी रिलीज हुई अर्थक्वेक की, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, अरे सुनो सुनो, फोकस बोलेंगे, फोकस ऑल्सो नोन एज हाइपोसेंटर, और सबसे नियरेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ एपिसेंटर। तो जियोमॉर्फिक एजेंट समझ में आ गए, ये मटेरियल को एक्वायर करेंगे, बंदी बना लिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, बस चलें आगे। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, एंडोजेनिक प्रोसेसेस, इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं, एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं, हमने उन सभी के एजेंट्स को देख लिया, ये कौन से एजेंट्स हैं। लेकिन इन एजेंट्स को भी चलाने के लिए किसी ना किसी प्रकार की क्या रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एंडोजेनिक प्रोसेसेस के लिए ये एनर्जी आती कहां से है, दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। नंबर 1, पहला मल्टीपल सोर्स क्या है इसका, नंबर 1 इज द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ में, वो अंदर ही अंदर रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो रेडियो एक्टिविटी 1 हो गया। सेकंड क्या हो गया, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन। अर्थ रोटेट कर रही है, अंदर जो मैग्मा है वो भी हल्का हल्का घूमेगा, मैग्मा भी मूव कर रहा है, फ्रिक्शन भी क्रिएट होगा, राइज होगा और फॉल भी होगा, उसकी वजह से भी फ्रिक्शन होगा। टाइड्स क्या है, टाइडल फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड के राइज और फॉल की वजह से जब फ्लूइड राइज और फॉल कर रहा है तो फ्रिक्शन कोज होगा, और फ्रिक्शन क्या जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है। और क्या है, प्राइमोडियल हीट। क्या होता है प्राइमोडियल हीट, जब अर्थ कैसे बनी, बिग बैंग के थ्रू, जब वो एक्सप्लोजन हुआ उससे बनी, तो उस टाइम पे अर्थ का जो कोर है उसमें हीट कैप्चर हो गई थी, हीट कैप्चर हुई या नहीं हुई। अब जो वो हीट कैप्चर्ड हो रखी है, उस हीट कैप्चर्ड को हम बोलेंगे
नॉर्मल वे में प्राइमोडियल हीट, ठीक है, प्राइमोडियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंडोजेनिक एजेंट्स की वजह से होता है। एजेंट्स कौन कौन है? एयर, विंड, ग्लेशियर, सब कुछ, ठीक है। एनर्जी कहां से मिलती है इन एजेंट्स को? दिस एनर्जी इज फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल टाइडल फ्रिक्शन, प्राइमोडियल हीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या दे रखा है, ठीक है, दिस इज द ओशन रिलीफ फीचर। ड्यू टू वेरिएशंस इन, किस किस चीज में वेरिएशंस है? वेरिएशन इन द जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्रॉम विद इन। सेकेंड, क्रिस्टल थिकनेस एंड स्ट्रेंथ। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ओरिजिनल क्रिस्टल सरफेस है, जो हमारा ओरिजिनल क्रिस्टल सरफेस है, वो हर जगह वो क्रस्ट सेम तो नहीं है ना, कहीं पर वो वोल्केनो आ जाता है, ठीक है, कहीं पर माउंटेन फॉर्म होने लग रही है। तो हमारी जो क्रस्ट है वो हर जगह क्या है? अनइवन है। कैसी है? अनइवन है। वो इसलिए अनइवन है बिकॉज उसके अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे अनइवन है। वो सारे के सारे क्या है? अनइवन है। जैसे कि जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आप देखो, मान लो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं अर्थ के, अगर मैं अंदर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा तो रेट ऑफ चेंज होगा टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। जितना अंदर जाऊंगा उस अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज होगा। क्या सेम रेट से यहां पर भी चेंज होगा या यहां पर अलग होगा? सिस्टम अलग हो सकता है, कहीं और अलग हो सकता है। तो हर जगह जियोथर्मल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब चेंज, ग्रेडियंट मतलब चेंज, जियोथर्मल, जियो अर्थ, थर्मल हीट। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं, अलग अलग जगह है, तो वहां पर अफेक्ट भी तो अलग अलग होगा हर जगह, क्या नहीं होगा? यहां पर हीट ज्यादा होगी, देखो मैग्मा कितनी दूर है, बस थोड़ा सा ही दूर है, यहां पर ज्यादा दूर है, यहां पर कम दूर है, तो इसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट्स की वजह से यहां पर ये फॉर्म होगा, हाँ है ना। एक चीज हीट फ्लो फ्रॉम विद इन हो गया। क्रिस्टल थिकनेस, क्रिस्टल थिकनेस किसकी ज्यादा है? हाँ भाई, किसकी ज्यादा है? कॉन्टिनेंट की, ओशंस की? कितनी बताई थी एवरेज? इट वॉज 30 किलोमीटर। और ओशियन की, ओशियनिक क्रस्ट एवरेज 5 किलोमीटर। तो जिसकी कम थिकनेस है उसकी स्ट्रेंथ भी कैसी होगी? कम होगी, तो वो आसानी से ब्रेक डाउन हो सकती है। ये वाली कम आसानी से ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। तो इन सब के अलग अलग होने की वजह से हमारा क्रिस्टल सरफेस कैसा है? अनइवन है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिलेगी पूरे के पूरे कोर्स में जो रटनी है, कुछ ऐसी मिलेगी जिसको रीड करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है। कल को मैं तुम्हें, मान लो तुम किसी और चीज के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे। अब देखो रिसेंटली इजराइल में क्या चल रहा है? काइंड ऑफ अ वॉर चल रहा है, ठीक है। अब वो किस वजह से चल रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अटैक बाय हमास। व्हाई इज हमास अटैकिंग इट? There are multiple geopolitical reasons. What is the primary geopolitical reason? Because of place of Jerusalem. Because of the place of Jerusalem. Why they want the place of Jerusalem? Sir, religion. और रिलीजन और पॉलिटिक्स आपको पता है ना, मिक्स गलत होता है। हाँ सर रिलीजन और जियोपॉलिटिक्स का कनेक्शन होता है ना। हाँ, लाइक पहले के टाइम पे लोगों पे कंट्रोल करते थे, तो उसमें प्रीस्ट या पुजारी जो था वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था बिल्कुल लोगों को कंट्रोल करने में। राइट, तो रिलीजन के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब तो अगर हम इसका प्राइमरी रीजन देखें, why they want that place of Jerusalem? Why is Hamas fighting for Jerusalem? कैप्चर द प्लेस, वो मैंने मान लिया, पर तुम मुझे ये नहीं बता रहे हो कि उनको जेरूसलम क्यों चाहिए। मैं वही तो बता रहा हूं। देखो, फॉर एसएसबी और एनी अदर पर्टिकुलर इंटरव्यू या किसी भी ठीक समझदार इंसान के साथ इंटरेक्शन के लिए तुम्हें इशू का पता होना जरूरी है। इशू कहां पर आते हैं? न्यूज़पेपर में आते हैं न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर में हमारे पास इशू आ गया, इस इशू के पीछे इसकी पूरी स्टोरी होती है,
व्हाई इज दिस इशू हैपनिंग? अब जैसे हम बात करें इंडिया चाइना का बॉर्डर इशू है, ठीक है, तो उसकी भी तो कोई हिस्ट्री रही होगी जिसकी वजह से वो आज लड़ रहे हैं। तो नोइंग दिस इज इंपॉर्टेंट, नोइंग दिस इज इंपॉर्टेंट। और एसएसबी इंटरव्यू में ये बहुत बार ये बेसिकली होता ही उसके बेसिस पर है कि जो भी आप स्टेटमेंट बोलोगे, आपने हमास का वर्ड बोला, फिर आपने जेरूसलम बोला, आई आस्क कि हमास को जेरूसलम क्यों चाहिए, ठीक है, दिस इज व्हाट इंटरव्यूअर विल बी डूइंग विद यू। Whatever you speak, the next question will come from your statement only, कि जो आप बोल रहे हो क्या आपको उसकी पूरी समझ है भी या नहीं है। एंड टू डेवलप सच माइंडसेट, ठीक है, यू नीड टू सी एवरीथिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, जहां पर ये कुछ कुछ चीजें आती हैं। अब आई कैन से दैट दिस थिंग विल नेवर कम इनटू द पेपर, ये तुम्हें एनडीए के पेपर में ये वाला पैराग्राफ तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, बट स्टिल दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारा क्रिस्टल सरफेस है वो अनइवन क्यों है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन जियोथर्मल ग्रेडियंट, हीट फ्लो, क्रिस्टल थिकनेस एंड द स्ट्रेंथ। अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल चीजों को समझो, कॉम्प्लेक्स टॉपिक अपने आप इजी लगने लगेगा। समझे नहीं समझे? अब ये क्या है? डायस्ट्रोफिज्म किसका पार्ट था? एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का। इसके अलावा दूसरा कौन सा था? वोल्केनिज्म। वेरी गुड। तो इसका क्या है? डायस्ट्रोफिज्म होता क्या है? ऑल द प्रोसेसेस, व्हाइट पे व्हाइट चलाना गलत बात है, ऑल द प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट, हाँ जी करण, एलिवेट, भाषा के साथ साथ एक्शन पर भी ध्यान देना होता है। एलिवेट, ऊपर उठना, एंड बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम्स अंडर द डायस्ट्रोफिज्म। तो हर वो प्रोसेस जिसमें अर्थ जो है वो मूव कर रही है, एलिवेट कर रही है, बिल्डअप होने लग रही है, वो सभी प्रोसेस किस में आएंगे? डायस्ट्रोफिज्म में आएंगे। किस में आएंगे? अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो तुमने देख रखे होंगे, नॉर्मल, रिवर्स, स्ट्राइक स्ट्रिप, क्या है ये? फोल्ड से, नॉर्मल फोल्ड था, स्ट्राइक स्ट्रिप था। स्ट्राइक स्ट्रिप जब दोनों के दोनों जगहें आपस में स्लाइड करेंगे, आपस में स्लाइड करेंगे। नॉर्मल फोल्डिंग कब होगा? इसको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ जाती है और जो उससे दूसरी वाली होती है फुट वॉल, वो ऊपर की तरफ जाती है। हैंगिंग वॉल कौन सी होगी? ये फोल्ट मान लो ऐसे है, ऊपर की तरफ कौन है? हाइट में मत देखना, अगर मैं किसी चीज को ऐसे कर दूं, एक चीज को यहां रख दूं, एक चीज को यहां रख दूं, ऊपर की तरफ कौन सा है? ये हुआ ना यार ऊपर की तरफ, ये तो नीचे हो गया। तो फॉल्ट लाइन के जो ऊपर होगा वो हैंगिंग वॉल ब्लॉक होगा, उसके नीचे जो होगा वो फुटवॉल ब्लॉक होगा। नहीं तो तुम ये नहीं बोल दो कि सर नॉर्मल फोल्डिंग में और रिवर्स फोल्डिंग में डिफरेंस क्या है? ऊपर नीचे ऐसे जाने लग रहे हैं, लेकिन कौन ऊपर नीचे जा रहा है? जब हैंगिंग वॉल ब्लॉक नीचे की तरफ जाती है तब नॉर्मल फोल्डिंग हो जाएगा। ये है फोल्ट की लाइन, ऊपर की तरफ कौन है इन दोनों में से? ये वाला है, तो हैंगिंग वॉल ब्लॉक ही हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? फुटवॉल ब्लॉक। जब हैंगिंग वॉल ऊपर की तरफ आएगी इट विल बी रिवर्स। स्ट्राइक स्लिप तो इजी था, आपस में करने लग रहे हैं। ये क्या था? नॉर्म। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, अब बताओ ये क्या हुआ? नॉर्मल ऐसे है ना, ये नीचे की तरफ जब जा रहा है तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये क्या? एलिवेशन वगैरह होने लग रही है, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म समझ में आ गया। एनीथिंग दैट इज मूविंग, एलिवेटिंग और बिल्डिंग अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ इज नोन एज डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब डायस्ट्रोफिज्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सिर्फ यही है जो हमने बात की है या इसके अलावा भी कुछ है? नंबर वन थिंग इज द ओरोजेनिक प्रोसेसेस। डायस्ट्रोफिज्म के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज ओरोजेनिक प्रोसेसेस। ओरोजेनिक प्रोसेसेस का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग। क्या मीनिंग होता है इसका? माउंटेन बिल्डिंग। और जब माउंटेन बिल्डअप होगी, एक प्लेट इधर से मूव कर रही है, दूसरी प्लेट इधर से मूव कर रही है, ऐसे टकराएंगी, तो यहां पर इन दोनों के अंदर सीवियर फोल्डिंग हो जाएगी ऐसे टकराने के बाद, ठीक है। दिस विल क्रिएट द
mountains. What will be this process called? Orogenic process. सीवियर फोल्डिंग, बहुत ज्यादा फोल्डिंग क्रिएट हो जाएगी, उसको ओरोजेनिक बोलेंगे। है तो क्या है, तो डायस्ट्रोफिज्म ही ना, क्योंकि मूव कर रहा है, एलिवेट कर रहा है, तो आएगा तो डायस्ट्रोफिज्म के अंदर ही। तो नंबर 1 हो गया ओरोजेनिक। दूसरा क्या है? एपीरोजेनिक। एपीरियोजेनिक, एपीरियोजेनिक का मतलब होता है, इट मींस कहां गया, इन्वॉल्व लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, एक बड़े से पार्ट का अपलिफ्ट होना या वॉर्प होना क्या कहलाया जाएगा? एपीरियोजेनिक। तो ये तो बनाता है माउंटेन, और ये वाला बनाता है पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट। ये क्या बनाता है? माउंटेन, और ये क्या बनाता है? कॉन्टिनेंट। तो पर्टिकुलर कोई भी एक मान लो कॉन्टिनेंट है, यहां से ये नीचे की तरफ ऐसे पुश होने लग रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल लुक लाइक दिस, पूरे के पूरे को ऐसे अपलिफ्ट करेगा। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग। तीसरा क्या है? अर्थक्वेक, माइनर मूवमेंट है, मेजर है माइनर है? इनके कंपैरिजन में तो माइनर ही है ना यार, टाइम पीरियड को देखो, 1-2 मिनट के लिए मुश्किल से आता है। उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स मूव कर रही हैं, किसने दी थी थ्योरी? थ्योरी देने वाले का नाम बता दो। हैरी हेमंडेस ने कौन सी दी थी? कन्वेक्शनल करंट किसने दी थी? चलो दोबारा शुरू करो, कॉन्टिनेंटल किसने दी थी? एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स ने दी थी। उसके अलावा और कौन सी थ्योरीज थी? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हेमंड हेस ने दी थी। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन, इसने कौन सी दी थी? कर लो याद, थ्योरी इधर दी होगी और जिन्होंने वो दी है, प्रपोज किया, वो एक तरफ दिए होंगे, एंड यू विल बी आस्क्ड टू मैच इट। ठीक है, तो ये 4 चीजें होगी हमारी। ये चारों के चारों किस में है वैसे? डायस्ट्रोफिज्म में। डायस्ट्रोफिज्म में ओरोजेनी हो सकता है, एपिरोजेनी हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है। अच्छा ये क्या दे रखा है? ये ओशियनिक क्रस्ट है, क्या है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करने लग रही है, ये नीचे दब जाएगी, फिनिश अप हो जाएगी। लेकिन ये इस पे जब ऐसे यहां से प्रेशर लगाएगी तो यहां पर ऐसे फोल्डिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी फोल्डिंग। तो ये जो फॉर्म हुआ है, ये किसका एग्जाम्पल है? ओरोजेनिक का। ओरियो याद आ रहे थे? ठीक है, ओरोजेनिक प्रोसेसेस। ठीक है, अब ओरोजेनिक प्रोसेस को अगर हम रियल लाइफ में देखें तो कहां फॉर्म होता है? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है द एंडीज माउंटेन चेन। कौन सी? एंडीज माउंटेन चेन। कुछ याद है? क्या है? प्लेट्स है। प्लेट्स कौन सी हैं? ये कॉन्टिनेंट कौन सा है? साउथ अमेरिका। ये क्या है? साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? नाज़का प्लेट। ठीक है, तो नाज़का प्लेट ऐसे मूव कर रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट ऐसे मूव कर रही है, ओशियन बीच में हल्का सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा उसके बाद? माउंटेन फॉर्म हो जाएगी। देखो यहां से नाज़का प्लेट ऐसे मूव कर रही थी, साउथ अमेरिकन ऐसे मूव कर रही थी, ये बीच में हो गया ओरोजेनिक, माउंटेन फॉर्म होगी। एंडीज माउंटेन आर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है, कितनी कंट्रीज से होके जाती है? इट गोज थ्रू द 7 कंट्रीज। बाद में इन कंट्रीज को देख लेना और याद कर लेना, ठीक है, कि एंडीज माउंटेन इट गोज थ्रू द 7 कंट्रीज। क्लियर है? किसका एग्जांपल है? ओरोजेनिक प्रोसेस का। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी द क्रस्ट इज सीवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स। अभी हम क्या देख रहे हैं? वी आर लुकिंग एट द differences between what? Differences between orogeny and एपीरियोजेनी। ठीक है, ओरोजेनी में सीवियर डिफॉर्मेशन फोल्ड्स में, ड्यू टू एपीरियोजेनी देयर में बी सिंपल डिफॉर्मेशन। एक में तो सीवियर होने लग रही है, बहुत ज्यादा फोल्डिंग, एक में सिंपल होने लग रही है, जैसे ये बताया था, ऐसे 1 या 2 मुश्किल से फोल्ड क्रिएट होगा। ओरोजेनी इज माउंटेन बिल्डिंग, एपीरियोजेनी इज कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। क्लियर? याद रहेगा? ठीक है, गुड। नेक्स्ट इसका क्या था? वोल्केनिज्म।
पहली बात तो वैसे कर चुके हैं वोल्केनिज्म को हम अर्लियर चैप्टर में, हाँ या ना? ठीक है, वोल्केनिज्म इंक्लूड्स किसकी मूवमेंट होगी? मोल्टन रॉक इज ऑल्सो नोन एज मैग्मा। कहां पर? ऑन टू और टूवर्ड द अर्थ सरफेस, एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ मैनी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म। एक दो इंट्रूसिव का नाम बता दो, इंट्रूसिव रॉक्स का नाम बता दो, फॉर्म्स का एक दो बता दो बस, उसमें दिन पूरा हो जाएगा। इंट्रूसिव को प्लूटोनिक बोलते हैं, वेरी गुड। इंट्रूसिव को प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं, एक्सट्रूसिव को वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इंट्रूसिव के एग्जांपल्स दे दो फॉर्म्स के। देखो कुछ आ रहा है याद? लोपो लैको लुटोपो, कुछ तो बोलो। डाइक्स हैं, डाइक्स थे, सिल्स थे। अगर पतला कर दोगे तो शीट हो जाएगी, अगर ऐसे मूव करेगा तो फैकोलिथ हो जाएगा, अगर यहीं पर ये ऐसे जमा हो गया बैथोलिथ हो जाएगा, ये इससे ऐसे जुड़ा होगा ये लोकोलिथ हो जाएगा, और अगर ये ऐसे होगा तो लोपोलिथ हो जाएगा। कर लो याद, ये सारे लिथ विथ सारी की सारी चीज इसको याद कर लो। शील्ड वोल्केनो याद है? एग्जाम्पल माउंट मेरापी, हवाइन वोल्केनोस बोल दे, हवाइन वोल्केनोस बोल दिया करो। स्ट्रेटो वोल्केनो याद है, ऑल्सो नोन एज कॉम्पोजिट वोल्केनो, वेरी गुड। अब आ जाओ किस पे? एक्सोजेनिक प्रोसेस पे। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में क्या था? एक्सटर्नल जो होने लग रहे हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल जो होने लग रहे हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस डिराइव देयर एनर्जी। इनकी एनर्जी कहां से आएगी भाई? बाहर कौन है? सनलाइट है, सूर्यदेव हैं, तो वो लेकर आ रहे हैं सारी एनर्जी, क्या नहीं है? चलो नेक्स्ट। अब सन तो वो प्राइमरी सोर्स हो गया, उसकी वजह से बाकी चीजें मूव कर रही है, हाँ है ना? विंड भी एक एक्सोजेनिक एजेंट है, विंड एक्सोजेनिक एजेंट है। विंड क्यों मूव कर रही है? विंड की डेफिनेशन क्या थी? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। विंड क्यों मूव कर रही है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर चेंजेस। प्रेशर चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर क्यों हर जगह का अलग है? बिकॉज ऑफ द सन। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। एक उसके अलावा एक और फोर्स है, वो है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ना हर उस पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? फिजिकल, मेंटल नहीं, कौन सा? फिजिकल वाला। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होने लग रहा है, एंड जब भी ये जैसे ऐसे कोई माउंटेन है, ठीक है, तो एक तो ये हो गया टेंशनल स्ट्रेंथ, उसके ऊपर कर रही है परपेंडिकुलर, ठीक है। एक दूसरे पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये माउंटेन ऐसे है तो एक ऐसे नीचे की तरफ इसको, इसके फेस पर, टुवर्ड्स इट्स फेस ऑफ द मटेरियल, इसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। शियर मतलब एक प्रकार से टियर करना। क्या करना? तो जब इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा तो ये वाला जो हिस्सा हो सकता है ये ब्रेक डाउन होके मूव कर सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। दिस इज नोन एज द शियर स्ट्रेस। इसलिए शियर स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फोर्स, ठीक है। इट इज दिस स्ट्रेस दैट ब्रेक्स द रॉक्स एंड द अदर मटेरियल, और इसी स्ट्रेस की वजह से देयर इज डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज। तो एक तो टेंशनल स्ट्रेस हो सकता है, परपेंडिकुलर लग रहा है, वो ब्रेक डाउन करने की वजह से होता है, ठीक है। देखो एक तो कंप्रेस हो गया, एक क्या हो गया? कंप्रेस हो गया, और ये क्या है? शियर स्ट्रेस है। कौन सा है? शियर। ये क्या काम करेगा? इट विल डू द वर्क ऑफ सेपरेशन, ठीक है। बिसाइड ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, एक तो कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? एक ग्रेविटेशनल स्ट्रेस। उसके अलावा अगर हम बात करें, देयर इज ऑल्सो मोलिकुलर स्ट्रेस। मोलिक्यूल, जिससे वो कोई भी रॉक वगैरह है वो अलग मोलिक्यूल से बना हुआ है, नहीं बना हुआ?
ठंड में मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और गर्मी में एक्सपेंड करेंगे। तो ये बार बार एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करने लग रहे हैं, हाँ या ना? तो मोलिकुलर स्ट्रेस भी होगा। तो ये जो मोलिकुलर स्ट्रेस हो रहा है ये किस किस वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। अगर पानी है, उसने क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म ले ली, तो वो स्ट्रेस लगाएगा, ठीक है। और क्या है, फिर वो बाद में मेल्ट हो जाएगा, तो फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा, इसकी वजह से भी क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स करने लग रहा है, और दूसरा मॉलिक्यूलर स्ट्रेस होने लग रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सोजेनिक की बात कर रहे हैं ना, हम एक्सोजेनिक की बात कर रहे हैं। इस एक्सोजेनिक में एक तरफ तो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, और दूसरा उसी के अंदर कौन सा हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। एक्सोजेनिक इन दो की वजह से काम करने लग रहा है। इन दोनों के पास अल्टीमेट एनर्जी कहां से आ रही है, सन की वजह से आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या इतना ही है, और भी कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा उसको ब्रेक डाउन करने में? इट इज द केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं, कार्बोनिक एसिड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर मिक्सेस विद द वाटर, कार्बोनिक वीक एसिड बना देगा, वो रॉक को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस भी काम करते हैं, ठीक है। तो दीज बेसिक रीजंस लीड टू वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन। ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, बोलो, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, तीन हो गए, ये तीन एक्शंस हो गए। इन तीन एक्शंस की वजह से ये तीन होते हैं, और ये तीन कौन है, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। वेदरिंग भी हो रहा है, वेदरिंग का क्या था, ब्रेकडाउन। किस वजह से होगा ब्रेकडाउन, ग्रेविटेशनल, हाँ या ना? मॉलिक्यूलर होगा, केमिकल, उसकी वजह से ब्रेकडाउन होगा। तो वेदरिंग के पीछे कौन कौन है, ये तीनों है। मास वेस्टिंग के पीछे सिर्फ और सिर्फ याद रखना ग्रेविटेशन होता है। कौन होता है, सिर्फ ग्रेविटेशन। और तीसरा क्या है, इरोजन है। ये तो एजेंट्स कर देंगे। कहीं पर अगर ग्रेडियंट होगा, स्लोप होगी, तो इरोजन हो जाएगा उस जगह पर, ठीक है। और इन सब में, वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन में, दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं विच आर हाईली इंपॉर्टेंट। नंबर वन इज द टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज द प्रेसिपिटेशन। नंबर वन इज द टेम्परेचर, सेकंड वन इज द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, याद भी कर रहे हो साथ साथ, चलो। All the exogenic geomorphic processes are covered under a general term which is known as denudation. It is also known as तो mass wasting, weathering और erosion, इन सब को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, denudation, ठीक है। चले आगे। इसमें कुछ और भी था क्या? नहीं, ये इनको सारों को मिला के ये बोलेंगे। नाउ डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस एंड दे ड्राइविंग फोर्सेस। अभी हमने इसके बारे में बात की, जो वेदरिंग है उसके पीछे ग्रेविटेशन भी है, मॉलिक्यूलर भी और केमिकल भी है। मास मूवमेंट के पीछे फोर्स ग्रेविटेशन है, इरोजन के पीछे काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज द वेदरिंग। ये क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, तो वेदरिंग हो रहा है। तो वेदरिंग की सिंपल क्या है, इट इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ये वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, नेम द एलिमेंट्स। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, कौन कौन से हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। वेदर और क्लाइमेट के दो एलिमेंट्स कौन से हैं, टेम्परेचर और, यही इन चीजों को कोज करते हैं, और यही इन चीजों की स्पीड को भी इंक्रीज। ज्यादा वेदरिंग कहां होगी, कोल्डर रीजन में या इक्वेटोरियल रीजन में, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती रहती है और हीट मिलती है। इक्वेटोरियल में होगी ना। अगर हम अर्थ को देखें, मैक्सिमम सनलाइट इंसोलेशन कहां पर मिल रही है, इट इज द
इक्वेटोरियल रीजन, प्रेसिपिटेशन भी सबसे ज्यादा इसी एरिया में होने लग रही है, तो सबसे ज्यादा वेदरिंग भी इसी एरिया में होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। वेदरिंग इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकली टूट रहा है, फिजिकली टूटने लग रहा है, हाँ या ना, केमिकली डिकम्पोज होने लग रहा है ऑफ रॉक्स, और कैसा है, इन सीटू, एट दैट प्लेस ओनली। ऐसा नहीं कि हवा ने पत्थर को उठाया, दूर ले गया और वहां जाके उसको तोड़ा। वेदरिंग का मतलब क्या है, वेदरिंग का मतलब जहां पत्थर है वहीं उसका ब्रेकडाउन होगा। अगर हम इसको दूर ले जाएंगे वो क्या कहलाया जाएगा, इरोजन। क्या कहलाया जाएगा, इरोजन। तो इन सीतु प्रोसेस का मतलब होता है इन इट्स ओरिजिनल प्लेस, या फिर हम इसको बोलते हैं इन द सेम प्लेस। क्या मतलब होता है, इन सीतु। इन सीतु का अपोजिट क्या होता है, एक्स सीतु। एक्स सीतु का मतलब अवे फ्रॉम द प्लेस, अवे फ्रॉम द प्लेस। इन सीतु का मतलब इन द सेम प्लेस। एक्स सीतु का मतलब अवे फ्रॉम द, एक्स सीतु का अवे, इन सीतु का, और इन सीतु का एक्स सीतु का। ओके, तो वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, ये वेदरिंग हो गया हमारा, हमने वेदरिंग कर ली। नाउ मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस से भी होती है, फिजिकल से भी होती है, एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये शीट है, नीचे बोर्ड है, अभी चमक रहा है, हम इस पे घूमते रहेंगे 1-2 साल तक, अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, एनिमल्स, प्लांट्स की वजह से। जब भी रॉक्स वगैरह से ब्रेक डाउन होंगे, दैट विल बी नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सुने हैं प्रोसेस, इनकी वजह से अगर होगा तो क्या होगा, केमिकल। फिजिकल, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, पुल या पुश, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज द केमिकल, केमिकल का भी हमने बात कर ली। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दिस। नेक्स्ट वन इज द, क्या दे रखा है, वाटर एंड ऑक्सीजन अलोंग विद हीट मस्ट बी प्रेजेंट टू स्पीड अप ऑल द केमिकल रिएक्शंस। ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, हाँ या ना। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट रिएक्शन का करना। फिजिकल और उसके बाद मैकेनिकल वेदरिंग आ गया। अभी हमने ग्रेविटेशन शियर स्ट्रेस की बात करी थी, तो ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, इसमें इसको एक बार रीड जरूर करना, ठीक है, बट देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, वो हम बातें कर चुके हैं, वो रिपीटेशन वाली बात आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ गोइंग ऑन। ठीक है, तो वो भी उसी का पार्ट है। बायोलॉजिकल में क्या बताया अभी, इट इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनकी ग्रोथ भी हो सकती है। आपके पास कोई भी रॉक है, उस रॉक पे आपने कोई बीज डाल दिया छोटे से उसमें क्रैक में, तो उसके बाद जो रूट्स होंगी, क्या वो रूट्स अंदर जाने के बाद उस रॉक पे प्रेशर डालेंगे अंदर से, तो उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ग्रोथ की वजह से भी ब्रेक डाउन होता है और मूवमेंट की वजह से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स हर चीज को डिस्टर्ब करने लग रहे हैं, ये हमको पता है। ओके, नेक्स्ट इज द स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। अब वेदरिंग की वजह से एक स्पेशल इफेक्ट होता है, उसके बारे में समझते हैं। दिस स्पेशल इफेक्ट इज नोन एज एक्सफोलिएशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सफोलिएशन। ठीक है, अब ये तुम्हें जो पिक्चर दिखा रखी है, दिस ब्रेक डाउन इज नोन एज द एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन वेदरिंग का पार्ट है या उसका रिजल्ट है, रिजल्ट है। वेदरिंग की वजह से एक्सफोलिएशन होगा। एक्सफोलिएशन इज अ फॉर्म ऑफ अ मैकेनिकल वेदरिंग। 3 वेदरिंग देखी थी, फिजिकल और मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ठीक है, ये कौन सी है, फिजिकल, मैकेनिकल या फिजिकल, इन विच कर्व्ड प्लेट्स ऑफ रॉक्स आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम द रॉक्स। इसके ऊपर की जो एक लेयर है वो ब्रेक डाउन होगी। ऊपर की क्यों ब्रेक डाउन हो रही है, अंदर ऐसा क्या छिपा हुआ है। अंग्रेजों, भारत छोड़ो,
कवरेज ऑफ अपर लेयर, वो ब्रेक डाउन क्यों हो रही है, अपर लेयर ही क्यों ब्रेक डाउन हुई? Sir, you told na कि there is a force acting on that part. अब जैसे ये है, इसको ऐसे सूरज यहां से आएगा या नहीं आएगा, तो इसको ये इस पार्ट को गर्म कर देगा जो इसके बिल्कुल अंदर है, या ऊपर वाले को गर्म करेगा, और जब बारिश आएगी वो ऊपर वाले को भिगाएगी या बिल्कुल अंदर वाले पार्ट को। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन किस में होने लग रहा है, बाहर वाले को, तो वो टूट जाएगा। अंदर अगर चला गया, अंदर तक अगर हीट चलेगी, टेम्परेचर चला गया, तो अंदर भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका भी नंबर आएगा। नंबर सबका आता है, नंबर सबका आता है। नेक्स्ट, एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट, एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस। फ्लेकिंग ऑफ, ऊपर से क्या कर दिया, फ्लेक, जो कवरिंग है वो रिमूव कर दी, स्ट्रिप कर, लेस कवर्ड शीट ऑफ सेल्स फ्रॉम रॉक्स और बेटर रिजल्टिंग इनटू स्मूथ और राउंडेड सरफेस। अच्छे से इसके ऊपर से सब कुछ ऐसे रिमूव कर दिया, अब ये बिल्कुल स्मूथ और राउंड बच गया। ठीक है, अच्छा, दो टाइप के हो सकते हैं। एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस। बाहर वाली जो सतह है, कॉन्ट्रैक्ट हुई, एक्सपेंड हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, एक्सपेंड हुई, टूट गई। ठीक है, और क्या हो गया, एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन डोम्स, क्या है ये, डोम्स, डोम होता है ना गुंबद की तरह। टोर्स, ये क्या है, टोर्स। इनका बेसिक डिफरेंस है, एक डोम हो सकता है और दूसरा टोर्स हो सकता है। फाइन, तो ये अलग अलग किसके टाइप्स हैं, तो डोम्स एंड टोर्स आर द टाइप्स ऑफ एक्सफोलिएशन, एंड एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। वाह, अब ये क्या है, ये होता है नबिन्स। क्या होता है, न्यूबिन भी बुला सकते हो, अपने ही लोग हैं, बुला लो। जियोमॉर्फोलॉजी में न्यूबिन क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होगा, आसपास का सारा एरिया डेन्यूड हो चुका है, यानी इरोड हो चुका है। कैसा हो चुका है, इरोड हो चुका है। जो हार्ड रॉक बचेंगे सिर्फ वही सरवाइव करेंगे, हाँ या ना। इसको देख रहे हो, इस पे अगर तुम अगर ये चीज देख सकते हो, देखे एक लेयर बची हुई है, थोड़े दिन में लेयर भी टूट जाएगी। ठीक है, और फिर एक परफेक्ट ऐसे कवर्ड शेप निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी किसी लैंड मास पे ऐसे तुम अगर ये सब देखो, इस पर्टिकुलर लैंड मास को हम बोल सकते हैं अ नबिन। क्या बोल सकते हैं, नबिन्स। ठीक है, अ नबिन इज अ स्मॉल एंड अ जेंटल हिल कंसिस्टिंग ऑफ बेडरॉक कोर डॉटेड विद, क्या हो रखा है, कहीं कहीं पर है डॉटेड विद राउंडेड रेसिडुअल ब्लॉक्स, रेसिडुअल बचे हुए ब्लॉक्स। द ब्लॉक्स derive from disintegrated and weathered bedrock layers। जो लेयर्स वेदर्ड हो चुकी हैं, इरोड हो चुकी हैं, उसमें से बचे हुए ये रॉक्स होते हैं, एंड इस पर्टिकुलर को जियोमॉर्फोलॉजी में क्या बोलते हैं, नबिन्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज द वर्ड एनरिचमेंट। क्या मतलब है इसका, एनरिचमेंट का क्या मतलब है, रिच होना, क्या होना, क्या होना, हाँ, रिफाइन होना। एनरिचमेंट का वर्ड क्या है, रिफाइन। कोई भी पर्टिकुलर रॉक है, इसके अंदर इंप्योरिटीज होंगी, और इसी रॉक के अंदर वी कैन ऑल्सो सी जो मिनरल प्रेजेंट होगा। आप धीरे धीरे इन इंप्योरिटीज को हटा दो, वट यू विल गेट एट लास्ट, द प्योर मिनरल, वही मिलेगा। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ प्योर मिनरल इज नोन एज एनरिचमेंट। ठीक है, इसको रीड कर लेना। दोनों में से कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल किस में ज्यादा है, ए में या बी में, बी में कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूएबल मिनरल, इसको हम बाद में जाके माइन कर सकते हैं, और उस माइन से वो डायमंड, गोल्ड, आयरन वगैरह निकाल सकते हैं। उन माइन से, याद होगी माइंस हैं, उनको याद कर लेना, मल्टीपल टाइम्स बता रहा हूं उनको। ये किसके हैं, ओर्स, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोथाइट, लिमोनाइट एंड और साइड्राइट, ये किसके ओर्स हैं। सबसे ज्यादा एनरिचमेंट किसमें है, किसमें है, मैग्नेटाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एनरिचमेंट। उसके बाद वेदरिंग हो गया,
मास मूवमेंट आ गया 1.5x। ठीक है, मास मूवमेंट क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर एरिया होगा वेदरिंग में, तो वो छोटा एरिया वहीं पर ही ब्रेक डाउन होने लग रहा था, रॉक वगैरह। मास मूवमेंट के अंदर एक लार्ज लैंड मास ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे लैंडस्लाइड को दिमाग में रखना जब भी मास मूवमेंट तुम्हें याद आए तो। ठीक है, इसको रीड कर लेना, देयर इज नथिंग मच। ज्यादातर किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की। ये क्या दे रखा है तुम्हें, वेब सा, हाँ, स्पेस, आगे टाइम, फैब्रिक। ठीक है, जितनी ज्यादा मास की कोई भी ऑब्जेक्ट होगी वो उतना ही स्पेस टाइम फैब्रिक को मोल्ड करेगी, उतना ही मोड़ेगी उसको, उतनी ही उसकी ज्यादा ग्रेविटी होगी। ठीक है, जैसे तुम इन दोनों की देख सकते हो, दिस वन विल बी हैविंग मोर ग्रेविटी बिकॉज ऑफ इट्स मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, ओके, तो मास मूवमेंट इज एडेड बाय gravity and no geomorphic agent like this participate in the process of mass movement। किसका हिस्सा है, ग्रेविटी का। और वाटर वगैरह ये सब इस प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, इनके बिना भी मास वेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके अलग अलग एक्टिवेटिंग कॉजेज होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग कॉजेज। समझो, इनको रीड तो बाद में कर लेना। कोई भी पहाड़ है, ठीक है, इस पे ज्यादा बारिश हो गई तो यहां पर पानी चला गया, तो पानी चला गया तो इस एरिया के टूटने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, हमने यहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट कर लिया, क्या इस जगह पे प्रेशर ज्यादा पड़ने लग गया, इसके ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, यहां पर ट्रीज प्रेजेंट थे, ट्रीज की रूट्स ने इसको होल्ड कर रखा था, हमने ट्री को ही हटा दिया, जो होल्ड था वो खत्म हो गया, इसकी वजह से भी ये सब ब्रेक डाउन होकर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक्टिवेटिंग कॉजेज। तो जैसे रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो, दिस रेनफॉल, नेचुरल वेजिटेशन का रिमूव करना, दीज आर ऑल द एक्टिवेटिंग कॉजेज। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट जो हमारे सामने टर्म है काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हीव। क्या टर्म है, हीव। हीविंग, हीव, दूसरा है फ्लो और तीसरा है स्लाइड, आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ मास मूवमेंट। आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट की थ्री फॉर्म्स होती हैं, एक होता है हीव, दूसरा होता है फ्लो और तीसरा होता है स्लाइड। अब सोच सकते हो कि लैंड स्लाइड को लैंड स्लाइड क्यों बोलते हैं। लैंड स्लाइड मास मूवमेंट का पार्ट है, हाँ या ना, किसका पार्ट है, स्लाइड का। ठीक है, अब वो लैंड स्लाइड तो हमको पता है, अब देखते हैं हीव क्या होती है। हीव होती है एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, ये सोचो कि यहां पर आपका किसी भी एक लेयर में वाटर प्रेजेंट है और ऊपर वाली लेयर में आपका सॉइल प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये वाटर क्या करेगा, विंटर के टाइम पे फ्रोस्ट कर जाएगा, आइस बन जाएगा, एंड इट विल इंक्रीज इन साइज। ये ऊपर वाले पार्ट को क्या कर देगा, अपलिफ्ट कर देगा। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज हीविंग। क्या बोलेंगे इसको, हीविंग। हीविंग अप ऑफ सॉइल्स ड्यू टू फ्रोस्ट, ग्रोथ एंड अदर कॉजेज। ठीक है, ही रेफर्स टू द upward movement of the ground surface that occurs in response to seasonal formation of ice in the underlying soil। underlying जो नीचे वाला सोइल है उसमें आइस के जमने की वजह से ऊपर वाला सोइल का कुछ पार्ट ऊपर आ जाएगा, दिस इज नोन एज हीव। ये भी किसका पार्ट है, मास मूवमेंट। जरूरी नहीं है मास मूवमेंट हमेशा नीचे ही हो, मास मूवमेंट ऊपर भी हो सकती है, बिकॉज हीव इज अ अपवर्ड मूवमेंट। फ्लो क्या लगता है, ऊपर या नीचे, नीचे। स्लाइड नीचे। हीव आ गया समझ में, ठीक है, ओके, नथिंग एल्स। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज द लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स तुम्हें पता ही है, जितनी ज्यादा चट्टान स्टीप होगी, जितनी ज्यादा स्टीप होगी लैंडस्लाइड के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। किस वाले केस में ज्यादा हैं, ए वाले में ज्यादा। ठीक है, समझदार हो गए। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल, सेवरल टाइप्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस कैटेगरी। लैंडस्लाइड के अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, सुना था कभी।
शांत। पहला होता है स्लम्प, दूसरा है रैपिड रोलिंग, और तीसरा है रॉक स्लाइड। तीसरा क्या है? रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड जैसा कि नाम है, पर्टिकुलर रॉक अपने फोल्ड से अलग हो जाएगा और टूट जाएगा। फोल्ट यानी ब्रेक यानी क्रैक, ठीक है। एक हो गया। रैपिड रोलिंग ऑफ अर्थ डेब्री, डायरेक्ट जो भी ये है हिस्सा, ये बिल्कुल ऐसे सीधा नीचे आ जाएगा। रैपिड रोलिंग हो रहा है, क्या कहलाएगा? रैपिड रोलिंग। इट इज नोन एज अ डेब्री स्लाइड। डेब्री, डेब्री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डेब्री स्लाइड। फाइन। अगर यही डेब्री स्लाइड, अगर इसके नीचे वाली जो ये लेयर है ये ज्यादा तेज मूव करनी शुरू कर दे, मान ले अगर मैं डेब्री प्रेजेंट हूं, नीचे वाली बॉडी ज्यादा तेज मूव करने लग जाए और ऊपर वाली, तो होगा ना, नीचे वाला ज्यादा तेज मूव करेगा, ऊपर वाली बॉडी पीछे की तरफ आएगी, तो ऐसा लगेगा ये पीछे की तरफ रोल करने लग रहा है। लेकिन ये चल कहां रहा है? आगे की तरफ। ये ऐसे चलने लग रहा है, ये ऐसे ऐसे चला, ये पीछे की तरफ ऐसे गिरता चला जाएगा, लेकिन चल कहां रहा है सारा का सारा? आगे की तरफ। दिस इज नोन एज अ स्लम्प। स्लम्प में बैकवर्ड रोटेशन दिखाई देगा। अगर बैकवर्ड रोटेशन को हटा दो तो क्या बन जाएगा? डेब्री, क्योंकि डेब्री स्लाइड तो आगे की तरफ मूव कर रही है। स्लम्प बैकवर्ड रोटेशन दिखाई देगी, मूवमेंट कहां है? फॉरवर्ड की तरफ। बैकवर्ड रोटेशन नजर आएगी। आगे समझ में आया किस क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? लैंडस्लाइड के 3 टाइप हो सकते हैं। पहला स्लम्प, दूसरा डेब्री स्लाइड, तीसरा रॉक स्लाइड। नेक्स्ट इज सोलिफ्लक्शन। क्या नाम है इसका? सोलिफ्लक्शन। सोलिफ्लक्शन में क्या होगा? ऐसे वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ठंड आ गई, जम गया, ठीक है। फिर कुछ और मटेरियल होगा, वो वापस चलना ऊपर से, इसके ये जम चुका है पहले वाला, जब अगली बार वो जो जमी हुई है वो हट जाएगा, तो अगला इसके ऊपर ऐसे एक और लेयर बना के इसके ऊपर ही फ्लो करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सोलिफ्लक्शन। पढ़ भी लो। सोलिफ्लक्शन इज द कलेक्टिव नेम फॉर ग्रेजुअल प्रोसेसेस इन विच मास मूव डाउन अ स्लोप। मास कौन? उसे साउथ की मूवी देखी है मास? नहीं देखी? देखिए ना, गुड। मास मूव डाउन अ स्लोप, मास वेस्टिंग रिलेटेड टू फ्रीज थॉ एक्टिविटी। रिलेटेड टू फ्रीज थॉ एक्टिविटी। पहले जम जाएगा, बाद में थॉ पिघल जाएगा, फिर जम जाएगा, फिर पिघल जाएगा, फिर जम जाएगा, फिर पिघल जाएगा, ठीक है। बड़े आगे सोलिफ्लक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? इसमें तो कुछ है ही नहीं, मानते होगे? इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉक डेब्री। जो भी माल इकट्ठा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, उसको समेट के नीचे ले जाओ, वो क्या हो जाएगा? इरोजन हो जाएगा। डेनिडेशनल प्रोसेसेस लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by any object because of by the virtue of its motion. By the virtue of its position, it is known as potential energy. Very good. The erosion and transportation of the earth material is brought by the wind, running water, glacier, waves, groundwater. Erosion ground water की वजह से हो सकता है। वो गुफाओं में घुस गया पानी, तो यहाँ पर जो रॉक है इसको पिघला देगा, मतलब उसके अंदर मेल्ट वगैरह हो रहा है, वो मिक्सअप हो जाएगा और उसको लेके चला जाएगा। वेव्स भी ऐसा काम करेंगी। वेव्स एक जगह से मटेरियल को लेके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, कर सकती हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट पे आ जाओ। वेव्स और ग्राउंड, बाकी जो विंड है, रेन है, ये सब किससे कंट्रोल्ड है? दे आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट। वेव्स एंड ग्राउंड वाटर दे आर नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट, ठीक है। इसको रीड कर लेना, नथिंग मच इन दिस, ठीक है। फिर लिख क्यों रखा है? द कोर्सर द मटेरियल्स। अब इरोजन में वो ऊपर से नीचे लेकर आ रहा है। एक बात याद रखनी है, द कोर्सर मटेरियल यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो सबसे पहले आके डिपॉजिट्स हो जाएंगे,
और छोटे वाले, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज द, जिस सोइल की हम इतनी देर से वेदरिंग कर रहे हैं, मास वेस्टिंग कर रहे हैं, इरोजन भी कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन भी कर दिया, वो सोइल एक्चुअली में फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म पता है कैसे होता है? सोइल इज अ डायनामिक मीडियम in which many chemical, physical and biological activities go on. Soil is a result of decay. It is also a medium of growth. Decay में भी help करता है, ठीक है। अरे प्लांट्स एनिमल जब डीके होंगे उसके बाद ही तो सोइल बनेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज होगी। प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन, ये दो लाइन यहां से याद रखना। सोइल फॉर्मेशन ऑल्सो नोन एज पेडोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब बर्थ, जेनेसिस का मतलब बर्थ। इट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट ऑन वेदर, जब तक टूटेगा नहीं तो बनेगा क्या, ठीक है। पेडोलॉजी इज अ सोइल साइंस। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स। अ पेडोलॉजिस्ट इज अ सोइल साइंटिस्ट, ठीक है। तो पहले इस प्रोसेस को देखते हैं, बाकी यू कैन रीड, ठीक है। सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, अच्छा इसको याद रखना, द बॉटम मोस्ट लेयर इज नोन एज द बेडरॉक। उसके बाद सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है? ऑर्गेनिक लेयर और द टॉप सॉइल, क्या बोलेंगे उसको? बीच में आपको सब सॉइल मिल जाएगा और आपका पेरेंट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 5 बेसिक फैक्टर्स कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन में 5 फैक्टर्स उसको कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से वो 5 फैक्टर्स हैं? नंबर 1 इज द पेरेंट मटेरियल, जैसे माँ बाप वैसी औलाद नहीं होती, यहाँ पे ये सिर्फ सॉइल में काम करती है ये वाली चीज, ठीक है। सेकंड क्या है? टोपोग्राफी, माउंटेन है, ओशियन के आसपास हो रहा है, डेजर्ट में होने लग रहा है, ठीक है, प्लेट्यू पे होने लग रहा है, कहाँ होने लग रहा है, टोपोग्राफी उस जगह की क्या है उस पर डिपेंड करेगा। माउंटेन में है तो माउंटेनस सॉइल बन जाएगा, प्लेन्स में है तो अलुवियल सॉइल मिलेगा। प्लेन्स में अलुवियल सॉइल क्यों मिलेगा? क्योंकि पहाड़ों से जो नदियां सैंड, सिल्ट और क्ले कलेक्ट करके लेकर आई, कहां पर डिपॉजिट कर देंगे? प्लेन्स में। और अलुवियल सॉइल ज्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। तो टोपोग्राफी पे डिपेंड कर रहा है, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा। जहां पर ज्यादा बारिश और ज्यादा हीट होती है वहां पे अलग टाइप का सॉइल होगा, जहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है वहां पे सॉइल अलग टाइप का होगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्लांट्स वगैरह अगर ज्यादा होंगे तो सॉइल डिफरेंट होगा, नहीं होंगे तो डिफरेंट होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? टाइम फैक्टर है, ठीक है। तो ये 5 पर्टिकुलर फैक्टर्स है जो सॉइल को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। नाउ ये बात याद रखना, आउट ऑफ दीज फैक्टर्स सम आर एक्टिव फैक्टर्स, कुछ क्या होते हैं? एक्टिव फैक्टर्स, एंड सम आर पैसिव फैक्टर्स। दूसरे कौन से हैं? पैसिव फैक्टर्स, ठीक है। पैसिव फैक्टर्स का ये मतलब नहीं है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पार्टिसिपेशन है वो आपको डायरेक्टली नजर नहीं आएगा। एक्टिव वालों का तुरंत नजर आ जाएगा कि हाँ, जैसे अब आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले क्या है? पेरेंट मटेरियल है। जैसा पेरेंट मटेरियल वैसा ही ऊपर सोइल बनेगा। तो स्टार्टिंग में पेरेंट मटेरियल है, ये पेरेंट मटेरियल बना किस वजह से? वेरी गुड, इट इज मेड अप ऑफ इग्नियस। यार क्या बताया था? व्हाइट पे व्हाइट नहीं चलेगा, इट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक से ये बन गया। अलग अलग टाइप के होते हैं ना इग्नियस रॉक्स, एग्जांपल बता दोगे? बता दो। पैगमेटाइट, गबरू, गैब्रो है वैसे वो, तो वो मेरे को पता है। तो एक्रोनिम कौन सा याद कर रखा है? ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, वेरी गुड। टफ, गुड, वेरी नाइस। तो अलग अलग इग्नियस रॉक से अलग अलग पेरेंट मटेरियल बनेगा, ठीक है। अब आता है खेल मोज एंड लिचेंस का। मोज क्या होती है? काई होती है ना। काई क्या होती है? मोस होती है, मोस है। लिचेंस क्या है? लिचेंस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन
लीचन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन दो लोग बिना विवाह एक साथ रह रहे हैं। कौन कौन है? कौन कौन है? साइनोबैक्टीरिया यानी कि एल्गे प्लस फंगस। इन दोनों के मिलन से क्या बना? लिचन्स, लाइकन्स। ठीक है, कुछ भी बुला लो। तो मोज एंड लिचन्स को ना सोइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू ग्रो। ठीक है, तो इनको पेरेंट मटेरियल मिला, ये लग गए, शुरू हो गए वहीं पर। ठीक है, पेरेंट मटेरियल से और मोज एंड लिचन से ये ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। वेदरिंग हो रखी है नहीं हो रखी, ये तुम देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? ये देखो पूरा का पूरा रोक है, ये ब्रेकडाउन हो गया। केमिकल फैक्टर देख, ये यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट करने लग रहा है ये प्लांट की रूट्स। सी होराइजन बन गया। सी होराइजन के बाद क्या डेवलप हो जाएगा? ए होराइजन, और बाद में सी और ए मिलके बी बना देंगे, और ऐसे करके पूरा सोइल की प्रोफाइल डेवलप हो जाएगी। एंड इट विल डिपेंड ऑन द वेदर, इट विल डिपेंड ऑन क्लाइमेट, द टोपोग्राफी, द टाइम पीरियड एंड द पेरेंट मटेरियल। ठीक है, पेरेंट मटेरियल इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर। रीड कर लोगे? ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दिस। टोपोग्राफी होती है, उसके बाद अलग अलग टाइप की टोपोग्राफीज में अलग अलग टाइप की सॉइल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा। पहले तो है ना नाम याद रख लेना पांचों को, देन यू कैन रीड इट। फाइन। क्लाइमेट तुम्हें पता ही है, क्लाइमेट और वेदर के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, उन दोनों की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट पार्ट इज द, ये टेम्परेचर का ही है, सॉरी क्लाइमेट का। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उनकी मूवमेंट पे कितने डाई कर रहे हैं, कितने डीके होने लग रहे हैं और वो जाके सोइल में मिक्स होने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज इसका फैक्टर का पार्ट बनेंगी। फाइन। और उसके अलावा क्या है? देखो जैसे अब इसमें था, इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। ये देख लो, राइजोबियम है। राइजोबियम होता है किन प्लांट्स में होता है? प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया जो क्या करेगा, प्लांट की रूट्स हैं, ज्यादातर पल्सेस वगैरह की जो रूट्स होती हैं उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम प्रेजेंट होता है। नाउ ये राइजोबियम क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन ले लेता है। एयर में नाइट्रोजन है, हाँ ना? डायरेक्ट प्लांट क्या नाइट्रोजन ले सकता है? नहीं ले सकता। तो ये नाइट्रोजन कौन लेता है? राइजोबियम। राइजोबियम लेके इसको कन्वर्ट कर देता है, इस नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। फिक्स करने के बाद, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स इस नाइट्रोजन को ले सकते हैं। जब ये प्लांट वापस से डाई डाउन होगा, ये नाइट्रोजन वापस कहां आकर मिल जाएगा? सोइल में। सोइल का नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, वो सोइल ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा। कुछ लॉस्ट हो जाता है वापस एयर में, बट सम इज एडेड टू द सोइल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ने साथ दिया नहीं दिया नाइट्रोजन ऐड करने में? और टाइम का तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, बेवफा भी है और अच्छा भी है। ठीक है, सो दिस वाज फ्रॉम द चैप्टर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ऑल यू हैव टू डू इज गो थ्रू ऑल द स्लाइड्स अगेन। ठीक है, वीडियो को वापस से वॉच कर लेना 2x पे लगा के। ठीक है, और नोट्स प्रिपेयर कर लेना। जितने भी वर्ड्स हैं उनके टर्म्स के मीनिंग बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ऐसे उबासियां लेने से काम नहीं चलेगा, तू मेहनत मत करियो। ठीक है, और मैंने भी सोच रखी है, तू मेहनत नहीं करेगा, मैं डबल साइज का डंडा मंगवा रखा। ठीक है, चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, और सेल्फी पोस्ट कर देना।